भाग 8 तेरी मेरी मोहब्बत। तेरी मेरी मोहब्बत भाग 8। एटीएम चैम्बर के बाहर खड़े भारी भरकम शरीर वाले वे दो अजनबी चेतन के पास अंदर घुस जाते हैं और अंदर से उसका मुंह दबोच कर बाहर ले आते हैं। सबकी नज़रों से बचते बचाते वे जबरदस्ती चेतन को अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं। उसके हाथों पैरों को रस्सी से बांध देते हैं और मुंह में कागज ठूंस देते हैं। उसके बाद वे गाड़ी को स्टार्ट करके चल पड़ते हैं। उनमें से एक व्यक्ति फ़ोन पर बात करने लगता है। हाँ बॉस, उठा लिया लौंडे को, बोलो कहाँ लाना है। अच्छा, हाँ मेरे गांव वाला मकान खाली पड़ा है, वहीं ले जाते हैं। ठीक है, आप जल्दी से पहुँचें। आप आज अपने सारे पिछले हिसाब किताब बराबर कर लीजिएगा। ठीक है। चेतन गाड़ी में पड़ा पड़ा छटपटाता रहता है और खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश करता है। वे लोग उसे एक वीरान पड़े गांव में ले जाते हैं। फैक्ट्री के ऑफिस का दृश्य। स्मृति ऑफिस के एक कैबिन में बैठी है और वर्करों को महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दे रही थी। काम से संबंधित, फैक्ट्री से रिलेटेड ज़्यादातर वर्कर्स गांव से संबंधित औरतें थीं जो घर बैठे ही कपड़ों पर नक्काशी किया करती थीं। स्मृति के आ जाने से उनका जुड़ाव फैक्ट्री के साथ मजबूत हुआ, क्योंकि पहली तो बात वह कि औरत थी वो जो औरतों की बात सही तरीके से समझती थी। दूसरा, वो उनसे बहुत ही शालीन तरीके से पेश आती थी, काफ़ी समझदार थी। फलस्वरूप उपाध्याय इंडस्ट्रीज का लड़खड़ाता हुआ बिजनेस पुनः पटरी पर आने लगा था। स्मृति अपने काम में बिजी ही थी कि एक भारी शरीर वाला राक्षस टाइप का व्यक्ति सिगरेट पीता हुआ अपने 3-4 मुस्टंडों के साथ जबरदस्ती स्मृति के केबिन में घुस जाता है। उनको देखकर ऑफिस के अन्य कर्मचारी भी अफरा तफरी सी मच गई थी। ए लड़की, चल ऑफिस और फैक्ट्री खाली करो, जल्दी बाहर निकलो सबके सब यहाँ से। उस व्यक्ति की भारी आवाज़ ने स्मृति को चुटकियां बजाकर इशारा करते हुए कहा। स्मृति अचानक से सहम जाती है। कौन कौन है आप लोग, और क्यों निकल जाऊं मैं यहाँ से? स्मृति ने हकलाते हुए पूछा। क्योंकि यह फैक्ट्री अब हमारी है, उनमें से एक अन्य व्यक्ति बोला। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? रुको, मैं अभी अपने डैड को बुलाती हूँ। स्मृति से कुछ कह नहीं हो रहा था, वह सुरेंद्र को तुरंत फ़ोन लगाती है। हाँ, बुलाओ उस टकले को, उसी से बात कर लेते हैं। हमें भी कोई शौक नहीं है औरत जात के मुंह लगने का। हेलो डैड, यहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब है, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? उधर से आवाज़ आई। आप बस जल्दी से आ जाइए, यहाँ आकर खुद देख लीजिएगा। उस काम को बाद में निपटा लीजिएगा, बताने का समय नहीं है। स्मृति फ़ोन काट देती है। थोड़ी ही देर में सुरेंद्र वहाँ पहुँच जाते हैं। ए टकले, कह दे अपनी लौंडिया से कि अपना ताम झाम उठाकर निकले सब यहाँ से। बोल कि तू बेच दी है यह कंपनी हम लोगों को। सुरेंद्र को देखते ही कैबिन की कुर्सी पर बैठकर मेज पर पैर फैलाए हुए उस राक्षस जैसे व्यक्ति ने अपनी भारी आवाज में कहा। अब तक कंपनी के सारे कर्मी भी वहां पर एकत्र हो गए थे और इस ड्रामे का हिस्सा बन गए थे। यह क्या बदतमीजी है? किसने कहा कि यह फैक्ट्री मैं आपको बेच रहा हूँ? यह आपका रवैया सही नहीं है, यहाँ से निकलिए, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। बेच रहा हूँ नहीं, बेच चुका हूँ। बोलो, ये देखो। कुछ कागजात उसके सामने टेबल पर पटकता है। पुलिस छोड़, पुलिस के बाप को बुला ले। मुन्ना डरता नहीं है किसी से, पुलिस के ठोकरों पर नाचती है मुन्ना ठोकरों पर। अब बताओ बे इसका जरा, मैं नहीं मानता इन कागजातों को, ये सब फर्जी हैं। और सुरेंद्र पुलिस को फ़ोन लगाता है। इधर कियारा का प्रेमी समीर कियारा की बेवफाई को बुरी तरह से आहत हो जाता है और वह कियारा को कई बार समझा चुका है वापस आ जाने के लिए, पर वह नहीं मान रही। इससे हारकर वह अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड मनोज को फ़ोन लगाता है। हेलो ए सयाने, ज़्यादा सयाना मत बन और कैट से दूर ही रह। कौन है बे तू? तेरा बाप हूँ। फिलहाल जो मैंने कहा उस पर गौर कर, ज़्यादा बकवास मत कर तू। कैट को तो मैं छोड़ने से रहा, तेरी हिम्मत है तो मुझसे आकर मिलकर देख लेते हैं तुझे भी। हाँ, कर ही लेते हैं तेरे दर्शन। बक कहाँ मिलना है? ठीक है, टकराते हैं तुमसे भी। मनोज ने कियारा को बताता था कि समीर की धमकी के बारे में, तो कियारा ने कहा था कि अच्छे से निपट लेना साले से, चाहे जैसे भी हो। कुत्ते की तरह पीछे ही पड़ गया तू, जो भी करेगा मैं तेरे साथ हूँ। समीर और मनोज एक वीरान जगह पर मिलते हैं। मनोज अपने 3-4 साथियों के साथ आया था और रिवॉल्वर के साथ लाया था।
क्यों बे, तुझे बोला था ना कैट से दूर रहने का। तुझे एक बार में समझ नहीं आता। वो सिर्फ मेरी है। क्यों, तेरा नाम लिखा है उस पर? मैंने तो उसे हर एंगल से चेक किया, मुझे तो कहीं नहीं दिखा। ए बकवास बंद कर। समीर ने गुस्से में आकर उसका गिरेबान जकड़ लेता है। मनोज और समीर में हाथापाई हो जाती है। मनोज इसी हाथापाई के गुस्से से समीर पर रिवाल्वर चला देता है और समीर वहीं मर जाता है, जिसे देखकर मनोज और उसके साथी हड़बड़ा जाते हैं और समीर की लाश को वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठकर जल्दी से जल्दी उस जगह से निकल जाते हैं। वाराणसी में चेतन के बहुत देर तक की वापस न लौटने के कारण मीनल बहुत परेशान हो जाती है। वह बार बार चेतन को फोन लगाती है पर उसका नंबर बंद आ रहा होता है। आपा आ जाएंगे चेतन जी, आप फिक्र मत करो, जरूर कहीं फंस गए होंगे। हरीश ने चिंतित मीनल को समझाया। मेरा मन बहुत घबरा रहा है हरीश, आप चिंता मत कीजिए, आपको भरोसा है ना उन पर। सहमति जताते हुए मीनल हाँ में सर हिला देती है। वे दोनों अजनबी चेतन को एक वीरान पड़े गांव में ले जाते हैं और अंदर ले जाकर एक अंधेरी कोठरी के समान की तरह पटक देते हैं। वे उसके हाथ पैर रस्सी से मजबूत बांधकर कमरे के दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं और खुद बाहर बैठकर दारू पीने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद एक आदमी वहां 2 बॉडीगार्ड के साथ एक बड़ी गाड़ी से उतरता है। यह वही व्यक्ति है जो कुछ समय पहले चेतन की फैक्ट्री में आया था और जिसकी चेतन के साथ काफी बहस हुई थी। इसका नाम है ब्रिजेंद्र मुगलानी। आशा है कि आप सबको याद होगा। वह अंदर घुसता है। दोनों शराबी उठ खड़े होते हैं। सलाम बॉस। कहाँ है वो पिल्ला? अंदर बंद रखा है। चलो खोलो जल्दी। दरवाजा खोलकर वे सभी अंदर जाते हैं। ब्रिजेंद्र उसे देखता है और देखकर अपने आदमियों से कहता है, वाह मेरे शेरों, बहुत ही बढ़िया, दिल खुश करने वाला काम कर दिया तुमने। कब से जली हुई इस मन के बदले की आग को बुझाने का टाइम आ गया है। उसे देखकर चेतन दुगने गुस्से से बेबसी से छटपटाने लगता है। क्यों बे पिल्ले, मजा आ रहा है ना कि नहीं? वैसे मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें ऐसे छटपटाता हुआ देखकर। अब एक एक का हिसाब वसूल कर लूंगा अपने चौपट हुए सारे बिजनेस का तुझसे। वह इशारे से लाठी मांगता है। उस लाठी से चेतन को खूब पीटता है और पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर देता है। मुंह में कपड़ा फंसा हुआ होने के कारण चेतन दबी आवाज में खूब चिल्लाता है, अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, डबल मजा आना चाहिए, मैं इसे चीखे के सुनना चाहता हूँ। ब्रजेंद्र ने कहा। एक व्यक्ति ने चेतन के मुंह से कपड़ा निकाल देता है। मुझे मिले दुख दर्द का ब्याज समेत हर्जाना वसूलूंगा इससे। ये बोलकर ब्रजेंद्र फिर से उसे डंडे से मारता है। चेतन बहुत ही जोर से चिल्ला पड़ता है, मीनल मीनल ही मीनल, जिसकी प्रतिध्वनि पूरी कमरे में गूंजने लगती है। अबे माँ माँ चिल्ला। वे सभी हंसते हैं। तुझे देख लूंगा कुत्ते मैं, मुझे एक बार खोल तो सही, चेतन चीखा। उसकी इस बात से ब्रजेंद्र को गुस्सा आ जाता है और वह फिर से मारता है। ये ले, मुझे देखेगा तू, मुझे? चेतन दुख व पीड़ा से जोर जोर से चीखता है, मुझे खोल दो हरामजादों, वरना अच्छा नहीं होगा। शेर से चूहे बन गए हो, अब भी अकड़ दिखा रहे हो? बॉस, आप इसे मार कर क्यों अपने हाथों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? एक गोली से भी तो काम बन सकता है ना? उसके एक आदमी ने सलाह दी। ऑफिस में पुलिस आती है इधर। यह क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? क्यों सरेआम कब्जा करने पर तुले हो? पुलिस इंस्पेक्टर ने आते ही भड़ककर कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से कहा, देखिए इंस्पेक्टर, ये लोग जबरदस्ती यहाँ घुस आए हैं और निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सुरेंद्र ने समस्या रखी। ए टकले, व्यक्ति जोर से चीखा, निकलोगे तो तुम सब यहाँ से, क्योंकि यह फैक्ट्री अब मेरी है और मैं जो चाहूँ मेरी मर्जी यहाँ करूँ। तुम ये सब कैसे बोल रहे हो? किस बेस पर बोल रहे हो? इंस्पेक्टर ने उससे पूछा। ये देखिए। वो उनको फैक्ट्री की वसीयत के कागजात दिखाता है जिन पर लिखा था सुरेंद्र खुद अपनी मर्जी से फैक्ट्री किसी दूसरे के नाम कर रहा था। ये सारे कागजात फर्जी हैं इंस्पेक्टर, मैंने किसी को अपनी फैक्ट्री नहीं बेची है और ना ही कभी बेचूंगा, और बेचूंगा भी क्यों? और इस आदमी को तो मैंने आज से पहले देखा तक नहीं है कभी। बात तो क्या की होगी? सुरेंद्र बीच में उबला, तुम नहीं जानते हो, तुम्हारा चूजा तो जानता है मुझे। तुम्हारे चूजा सुमित तुम्हारा ही बेटा है ना? या फिर उसी ने मेरे नाम कराई है ये फैक्ट्री? ए जुबान संभाल कर बात कर, नादान। सुमित को बीच में मत लाओ। नादान? वो हंसता है। वही नादान तो बीच में है मिस्टर सुरेंद्र उपाध्याय। इस फैक्ट्री और हम दोनों के उसी ने नाम कराई है फैक्ट्री मेरे। क्यों? वे ऐसा क्यों करेगा? क्या उसका दिमाग खराब है? और फैक्ट्री उसके नाम नहीं है जो वो तुम्हें थमा दे। इस बात का जवाब है कि उसे बहुत से पैसे देने थे मेरे, जिसे वह चुका न सका, तो हर्जाना इस तरह से भरा।
इंस्पेक्टर कागजात देखता है, ये नकली तो नहीं है, सिग्नेचर तो असली है और प्रूफ भी। मिस्टर सुरेंद्र, क्या सुमित ने आपसे सिग्नेचर लिए थे? सुरेंद्र कुछ सोचा और हाँ, लिए तो थे, पर उसे किस बात के पैसे देने थे? जो आदमी चिल्लाया, जुआ जुए की लत है। आपके शहजादे नादान बेटे को नहीं जानते हैं क्या? हंसता है। बाकी आप सब समझ लो। फिलहाल मेरी फैक्ट्री को खाली करो सब। मुझे ये बकवास धंधा बंद करके दूसरे बिजनेस चालू करना है यहाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुरेंद्र गिड़गिड़ाया। प्लीज आप लोग जाइए, ये कोई गलतफहमी हो गई है आपको। अगर आपके पैसे देने भी हैं तो सुमित ने तो मैं भर दूंगा सारे के सारे, पर मेरी फैक्ट्री बंद न कराएं। स्मृति सुरेंद्र को संभालती है। रिलैक्स डैड। अरे कैसे रिलैक्स हो जाऊं बेटा? सुरेंद्र दुखी स्वर में बोले। आप अभी सुमित को फोन लगाइए, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। उसे तुरंत यहाँ बुलाइए। इंस्पेक्टर ने बोला। हाँ हाँ, मैं अभी सुमित को बुलाता हूँ यहाँ। सुरेंद्र बौखला रहे थे। वे सुमित को फोन लगाते हैं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह फिलहाल बंद है। बार बार यही सुनाई दे रहा था, नंबर नहीं लग रहा था। उसके दोस्तों से पूछिए, पर कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिला। सिचुएशन क्लियर हो गई कि सुरेंद्र जी, आपके बेटे ने फैक्ट्री इन लोगों के नाम कर दी है। आपको सोच समझकर ध्यान से पढ़कर दस्तखत करने चाहिए थे। आई एम सॉरी, कुछ नहीं कर सकते और ना ही कर पाएंगे, ये कहकर पुलिस चली जाती है। अब हम सुरेंद्र को अब सब याद आ जाता है कि कैसे सुमित ने धोखे से जरूरी डॉक्यूमेंट्स कहकर सिग्नेचर करवाए थे। वह अपने ही चहेते बेटे से इतना बड़ा धोखा सहन नहीं कर पा रहा था, और वो भी अपने सगे बेटे से। उसके एक बेटे ने बिजनेस को ऊपर शिखर तक पहुंचाया और एक ने खाक में मिला दिया, और अब उसके दोनों बेटे कहीं अज्ञात जगह पर नदारत थे। स्थानीय लोगों के थ्रू समीर की लाश पुलिस को मिल जाती है। छानबीन की जाती है और आखिरी बार की गई कॉल मैचिंग की बदौलत मनोज व उसके साथियों को अरेस्ट कर लिया जाता है। और मर्डर के समय उन सब की लोकेशन सेम होने के कारण उनका जुर्म भी साबित हो जाता है। उन सबको लॉकअप में बंद कर दिया जाता है और उनसे मर्डर के कारण पूछा जाता है। खूब पिटाई होती है। सर सर बताते हैं सर। मनोज ने पिटाई के आहत होकर अपना मुंह खोल दिया। सर, यह सब कैट ने, मतलब कियारा ने हमसे करवाया है। वह कमीना समीर उस बेचारी लड़की को बहुत परेशान कर रहा था, इसीलिए उसी के कहने पर। क्या? एक लड़की की परेशानी दूर करने के बदले और उसके कहने भर के लिए तुम लोगों ने एक व्यक्ति की जान ले ली? कौन है वह लड़की? बोल। इंस्पेक्टर ने उसका मुंह भेजते हुए चिल्लाया। एड्रेस और फोन नंबर दे, अभी के अभी। मनोज इंस्पेक्टर को कियारा का पता और फोन नंबर देता है। पुलिस द्वारा कियारा की को फोन करके थाने बुलाया जाता है। इधर ब्रिजेंद्र कहता है, मार तो मैं इसको एक झटके में भी सकता हूँ, पर मैं इसको तड़पना देखना चाहता हूँ। मुझे इसमें सुकून मिलेगा, पर बॉस, इसका बाप को पता लगेगा तो एक न एक दिन इसके बारे में तो पुलिस तक खबर पहुंची तो हम लोग तो फंस जाएंगे, और हमारे साथ आप भी। तो क्या कहना चाहते हो तुम? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप इस पर निकालते रहिए अपनी भड़ास। एक खुराफाती आइडिया आया था मेरे दिमाग में। मैं क्या कह रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति देखो जो हाइट फिगर में इससे मिलता जुलता हो, करीब इसी के जैसा दिखता हो, जैसे जिसे मारकर हम उसे कपड़े पहनाकर उसकी बॉडी को फेंक दें, ताकि पुलिस और उस सबको ध्यान यही लगे कि वह मारा गया, और आप और हम इस कोई आँच भी ना आने पाएगी। उसकी ये बात सुनकर चेतन किसी न अनजाने भय से कांप जाता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। आप जो चाहे कर लो मेरे साथ। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप जो चाहे बोलो। चेतन की टूटी आवाज में अब नरमाई आ चुकी थी। वह मीनल को याद करके बहुत भावुक था। ब्रिजेंद्र और जोर जोर से हंसता है और तालियां बजाता है और बहुत मजा आया। वैसे लौंडे, तेरी आइडिया अच्छा है, थैंक यू बॉस। और तेरी टेंशन भी सही है। आज तो मुझ तक आ सकती है। हाँ बॉस, और तू फिगर और हाइट में भी इसके बराबर है। सहमते हुए क्या बॉस? ब्रिजेंद्र हंसता है और अपने एक बॉडीगार्ड से इशारा करता है। ना ना नहीं बॉस। और ब्रिजेंद्र का इशारा पाते ही वह बॉडीगार्ड उस आदमी को शूट कर देता है। गुड। अब जल्दी से इसके कपड़े और सारा अडंग बडंग जो भी इसने पहन रखा है इस लाश को पहनाओ और फेंक आओ किसी रेलवे ट्रैक। और हाँ, फेस पहचान में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जी बॉस, कहकर वे चेतन के कपड़े उतारने लगते हैं। नो नो प्लीज। चेतन गुस्से और दुख में पीड़ा में तड़पता रहता है, और दोपहर तक भी चेतन के न लौटने पर मीनल किसी अज्ञात शंका से ग्रसित हो जाती है। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। पंडित बार लेट हो गया बोल रहा था। मीनल की नजरें सिर्फ गेट पर लगी थी।
उसको दुल्हन के रूप में तैयार होना भी गंवारा नहीं लग रहा था। अतः हार कर वह सबको वहीं छोड़कर चेतन को ढूंढने बाजार के लिए निकल जाती है। सुरेंद्र व स्मृति को उनके सभी कर्मचारियों समेत फैक्ट्री से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाता है। कर्मचारी रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, सर यह आपने ठीक नहीं किया, फैक्ट्री बंद करवाने से पहले आपको नोटिस देना चाहिए था, जो कि एक बिजनेस रूल है, ताकि हम कोई दूसरी नौकरी ढूंढ पाते। अब हमारा परिवार तो उजड़ ही जाएगा। सभी कर्मचारी दुखी होकर सुरेंद्र के खिलाफ हाय 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 का नारा लगा रहे थे, उसे बद्दुआ दे रहे थे। सुरेंद्र के सामने ही उसकी बड़ी मेहनत से खड़ी की गई बरसों की फैक्ट्री पर ताला जड़ दिया जाता है। वह अंदर से काफी टूट जाता है और वहीं फैक्ट्री के सामने पसट जाता है। स्मृति, दिनेश और फैक्ट्री के एक दो विश्वसनीय कर्मचारी उसे समझा बुझाकर घर तक ले आते हैं। कहाँ है वो आस्तीन का सांप? फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? सुरेंद्र घर पहुंचकर सृष्टि पर चिल्लाया। क्यों, क्या हुआ जी? सृष्टि ने संदिग्ध दृष्टि से पूछा। क्या हुआ? यह आज इतना बड़ा कांड तुम्हारे हद से ज्यादा लाड प्यार से बिगड़े उस हरामजादे की वजह से हुआ है। वह मेरा खून हो ही नहीं सकता। सृष्टि सहमते हुए हकलाई। ना ना, आपका ही खून है ये डर जाती है जैसे उसका राज खुल गया हो। कहाँ है वह इस वक्त? पर क्या हुआ बताएंगे? स्मृति बेटा, क्या हुआ वहाँ? स्मृति सृष्टि को सारा घटनाक्रम बतलाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। सुमित ऐसा कर ही नहीं सकता। तो गलत फहमी दूर करो हमारी। वो सुमित को फ़ोन लगाती हैं बार बार, पर सुमित तो अंडरग्राउंड ही हो गया जैसे उन लोगों के लिए। सुनिए जी, जल्दी रिपोर्ट लिखवाइए, कहीं मेरे बच्चे के साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। वह ज़रूर किसी मुसीबत में होगा। सृष्टि जोर जोर से रोने लगती है। सुमित अपने कुछ साथियों के साथ बंगलौर निकल जाता है कुछ दिन छिपने के लिए। बुरी संगत का दलदल ऐसा ही होता है, इसमें अगर कोई एक बार गिर जाए तो वह धंसता ही चला जाता है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। सुरेंद्र क्रोध और दुख से बार बार पैर पटकते हैं। उनका किसी बात पर बस नहीं चल रहा था। स्मृति और सृष्टि उसे संभालने की कोशिश करती हैं। पुलिस स्टेशन में कियारा को मनोज व उसके साथियों के सामने पूछा जाता है कि तुमने क्यों भड़काया इन लोगों को समीर को मारने के लिए। इस जुर्म में तुम भी इन लोगों के बराबर की भागीदार हो। जितनी सज़ा इन सबको मिलेगी उतनी ही तुमको भी। सर, कियारा अपनी जुबान में मिश्री घोलकर बोली। मेरा कैसा सहयोग सर? मैं तो इन लोगों को अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। ये तुम क्या कह रही हो कैट? हाँ सर, यह लड़का मुझे कुछ दिनों से बहुत परेशान कर रहा था कि मेरे साथ आ जाए, पर मैंने भाव नहीं दिया। शायद इसीलिए फंसा रहा है मुझे। कमीनी, तू मेरे साथ लिव इन में है। देखिए मनोज जी, मैंने आपसे एक बार बात क्या कर ली? आप तो सर पर ही बैठे जा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि हम सिर्फ जस्ट फ्रेंड हैं और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकते। ऐसे इल्ज़ाम शरीफ घर की लड़कियों पर मत लगाइए। सर, मुझे नहीं पता इन लोगों ने समीर को क्यों मारा, किस लिए मारा। मैं समीर को जानती थी, वह मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। शायद उससे जेलसी हुई हो। मनोज उसे भद्दी गालियाँ बकने लगता है। खामोश हो जाओ सब लोग। पुलिस डंडे को मेज पर बजाता है। सर, अगर आपके पास इन लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत हो समीर के मर्डर के लिए भड़काने जैसा, तो आप मुझे अभी अरेस्ट कर सकते हो, वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे और भी काम है। कियारा ने सफाई पेश की। मनोज उसे गुस्से से घूरता रहता है। सोच रहा था कि किस गिरगिट से पाला पड़ गया है मेरा। मनोज खुद को बहुत होशियार समझता था, पर आज एक लड़की के ही जाल में फंस गया। तो मनोज, क्या तुम्हारे पास है कोई सबूत जो तुम साबित कर सको कि कियारा ने तुमको भड़काया है? सर, आप मेरा विश्वास कीजिए। यहाँ विश्वास से नहीं, प्रूफ से काम बनता है। कोई प्रूफ हो तो बोलो, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह? अभी अंदर कर दूंगा। मनोज दुखी मन से ना में सर हिला देता है। तो मैं जाऊँ सर? मनोज की ओर मुस्कुराते हुए कियारा बोली। इस वक्त मनोज उसे आंखों से ही खत्म कर देना चाहता था। जस्ट फ्रेंड नहीं, जी हाँ, आप जाइए मिस कियारा त्रिपाठी, इंस्पेक्टर बोला। और कियारा बड़ी सफाई से तुक्के लगाकर जुर्म से बच जाती है और तुरंत पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आती है। रात को चेतन के कपड़े पहनाई गई लाश को रेलवे ट्रैक पर भेज दिया जाता है और उसके मुंह पर पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया जाता है, ताकि कोई आसानी से शिनाख्त न कर पाए। मीनल को बाजार में चेतन को ढूंढते हुए रात हो जाती है। इधर हरीश और शीतला भी परेशान थे। उन दोनों को अचानक से शादी छोड़कर निकल जाने से शाम को थकी हारी सहमी आंखें लेकर मीनल वापस घर लौटती है। हरीश पूछता है, आपा कहाँ थी आप? हम कितना परेशान थे। और चेतन जी कहाँ हैं?
आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? मीनल बिल्कुल गुमसुम हो चुकी थी। मैं तो पहले ही ना कहती थी कि लड़कों को अच्छी तरह से देखभाल लेना चाहिए। अब देख लो, दे गया ना ऐन वक्त पर धोखा। शीतला ने भी बड़बड़ाया। नहीं नहीं आंटी, उसने मुझे धोखा नहीं दिया। वह जरूर किसी मुसीबत में है। बेटा, विश्वास तक तो ठीक है, पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए किसी पर। आजकल के लड़कों पर तो बिल्कुल भी नहीं। वे इस्तेमाल करते हैं और छोड़ देते हैं। नहीं आंटी, वह अजनबी नहीं है आपा। तो अब तक वे लौटे क्यों नहीं? अगर वे सच में किसी मुसीबत में हैं तो हमें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, हरीश ने कहा। मैं गई थी वहां पर वे बोले कि 24 घंटे होने पर ही रिपोर्ट लिखेंगे। आप टेंशन मत लो, वो लौट आएंगे। अगर सुबह तक न भी आए तो हम जाकर रिपोर्ट लिखवा देंगे। फिर पुलिस उनको ढूंढकर मुसीबत से निकाल ही लेगी। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है हरीश। तुम टेंशन मत लो बेटी, शीतला ने कहा और उसे पानी देती है। रिलैक्स फील करो। मीनल सारी रात अपनी देवी मैया से प्रार्थना करती है कि उसका चेतन लौट आए। उसे नींद तक नहीं आई। इधर चेतन को भी बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा था। वह पानी पानी चिल्ला रहा था। इसको खाना पीना सब टाइम पर देते रहना, कहीं ये जल्दी न मर जाए और मेरे सारे तमाशे पर पानी फिर जाए। ब्रिजेंद्र ने वापस जाते हुए कहा। जी बॉस, ये लो रखो। कुछ पैसे फेंकते हुए ब्रिजेंद्र ने कहा। खुश होते हुए, सलाम बॉस, बेफिक्र रहिए। और ब्रिजेंद्र अपनी बॉडीगार्ड के साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। इधर सुरेंद्र के फैक्ट्री बिक जाने के बाद से उसके पास लेनदारों के फ़ोन आते रहते हैं, क्योंकि स्मृति की सलाह से सुरेंद्र ने बड़ी बड़ी पार्टियों के कॉन्ट्रैक्ट उठा लिए थे। फैक्ट्री वाली बात जंगल की आग की तरह जल्दी ही पूरे शहर में फैल गई। अब जब सबको पता चल ही गया कि सुरेंद्र की फैक्ट्री बिक गई है, तो सभी लेनदारों के फ़ोन आ रहे थे अपना पैसा तुरंत वापस पाने को। अचानक सुरेंद्र भारी कर्ज के बोझ तले दब गया था। लोग अपना पैसा वापस लेने को उसके घर बाहर धरना देने पड़े और वापस करने की एवज में घर नीलाम कर देने की धमकियां देने लगे। सुरेंद्र के पास इतनी रकम अब नहीं थी कि उसने सब कुछ इन्वेस्ट कर रखा था बिजनेस में। उसे कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। अगर चेतन यहाँ होता तो शायद स्थिति से निपटा जा सकता था, पर दिनेश ने बताया कि महीने भर से उसने अपनी जानकारी देने के लिए कोई फ़ोन या मैसेज नहीं किया। सुरेंद्र पहले ही एक बेटे के जाने की दुखी थे, अब दूसरा भी लुप्त हो गया। ऊपर से इतना बड़ी मुसीबत। आप टेंशन मत लीजिए अंकल, हम सुमित के साथ साथ चेतन की भी गुमशुदगी का रिपोर्ट भी लिखवा देते हैं। वह जहाँ भी होगा मिल जाएगा, फिर तो उसे लौटना ही पड़ेगा। स्मृति ने भी सहमति जताई। वह तो मिल जाएगा, पर इस मुसीबत से उबरने का तो अब यही एक तरीका है कि इस घर को भी बेचना पड़ेगा और सारे शेयर्स और गाड़ियां भी, वरना वे लोग इसे नीलाम कर देंगे और ज़्यादा बेइज्जती हमसे सहन नहीं हो पाएगी। कहीं हम मर न जाएं। ऐसा मत बोलिए डैड, आप बहुत स्ट्रांग हो, स्मृति ने सांत्वना दी। दिनेश, पता करो कोई अच्छी सी पार्टी जो तगड़ी राशि दे सके इस महल की हाथों हाथ। हाय मेरे सपनों का महल। सुरेंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे अपने महल की दांव पर लगाना जरूरी था। क्या आप घर बेच देंगे? सृष्टि फड़फड़ाई। तो और क्या करूं? और तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारे किए की बदौलत ही है यह सब कुछ। सुरेंद्र गुस्से से चिल्लाए। इस दुख ने उसे हिम्मत दे दी थी सृष्टि के समक्ष बोलने की। सृष्टि तभी चुप हो गई। सुबह होते ही मीनल और हरीश पुलिस स्टेशन में जाते हैं चेतन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने। हुलिया दर्ज करवाइए, आखिरी बार का, कांस्टेबल ने पूछा। सफ़ेद कमीज, जीन्स की नीली पैंट, घड़ी और हाँ एक चैन थी गले में, चप्पल काले रंग की। मीनल उसे सब बताती है याद करके और मोबाइल से चेतन की फोटो भी देती है। ठीक है, आप लोग जाइए, कोई खबर मिलते ही हम आपको इत्तला कर देंगे। हम उसे अभी से ढूंढना शुरू कर देते हैं। समय समय पर वे लोग जिन्होंने चेतन को अगवा किया था चेतन को प्रताड़ित करते रहते हैं। वह लगभग अचेत अवस्था में ही पड़ा रहता। होश आने पर सिर्फ मीनल मीनल चिल्लाता, अपनी निस्सहाय हालत पर तड़पता रहता, रिक्वेस्ट करता, पर वे लोग उसे खिलाते पिलाते और फिर पीटते। उपाध्याय निवास भेज दिया गया। लखनऊ पुलिस भी चेतन को ढूंढने लग गई और सुराग खोजने लगी। मोबाइल चालू न होने के कारण लोकेशन ट्रेस करने में मुश्किल हो रही थी। उन दोनों को ढूंढने में दिवाकर दुबे भी जी दुख भरी खबर सुनकर लखनऊ आ गए थे। सुरेंद्र और सृष्टि को निस्सहाय हालत में देखकर उन्होंने स्मृति के साथ साथ उनको भी गांव ही वापस चलने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि वहाँ आपकी पुश्तैनी मकान है, अब वो मुसीबत के समय ही काम न आया तो कब आएगा? वहीं चलकर रहिए। 2 दिन तक की पुलिस को चेतन के बारे में कुछ पता न चला। मीनल यूं ही पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही। दिन में कई दफ़ा और पुलिस वालों को यही जवाब होता, हम तलाश कर रहे हैं, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको उसकी कोई भी खबर लगेगी हम आपको फ़ोन करके बता देंगे। पर मीनल का मन बड़ा बेचैन हो रहा था। उसने दिल को विश्वास था कि कहीं कोई अनहोनी ज़रूर हो रही है चेतन के साथ। उसके दिल की तड़प सिर्फ चेतन को पुकार रही थी। उधर चेतन का दिल भी जुबान सिर्फ मीनल को। शायद दो सच्चे प्रेमी के दिलों की बातें उनके दिल ही समझ पाते। क्या उनका कोई दूसरा ठिकाना? इंस्पेक्टर ने मीनल से पूछा। मतलब आपा ये पूछ रहे हैं कि क्या वे कहीं और से आए थे जहां वापस जा सकते हैं? हरीश बीच में ही बोला। जी, वे लखनऊ से हैं। तो हो सकता है वे लखनऊ वापस चले गए हों, पर हम वहां तक कुछ नहीं कर सकते। वहां की पुलिस ही कर सकती है। हम आपकी दी गई फोटोग्राफ की कॉपीज आसपास के एरिया की पुलिस चौकी में सर्कुलेट कर देते हैं। जी ऐसा नहीं है, अगर वे वहां जाते तो मुझे बताकर ही जाते। मेम साहब, आजकल के लौंडे कब कहाँ क्या करते हैं यह किसी को नहीं पता होता। भला आपको क्या पता होगा? आप लोग जाइए, बार बार यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी कार्यवाही जारी रखेंगे। आप सब लोग। स्मृति की उन दोनों के बिना वापस नहीं जाना चाहती थी। उसने कहा, पापा, डैड और मॉम मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं इनकी और इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। उनके साथ ही सड़क पर खड़ा दिनेश भी यह सब सुन रहा था। वो भी बोला, आप लोग चिंता मत कीजिए सर, आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए। जल्दी ही एक नए घर का इंतजाम कर लेंगे हम लोग मिलकर। दिनेश मन ही मन स्मृति को चाहने लगा था। इस बीच के समय से उसके साथ काम करते करते समय से स्मृति का स्वभाव बहुत ही पसंद आया। वह उसे यूं ही छुप छुप कर देखता रहता और उससे प्रेम करने लगा था। हालांकि ये जानता था कि स्मृति अंशुमन की पत्नी है, लेकिन फिर भी उसे बहुत दुख हो रहा था। स्मृति अपने गांव वापस जा रही है। शायद इतना दुख उसे फैक्ट्री के गबन पर भी न हुआ हो। उसके बाद वह उससे किस संबंध से मिल पाता। उसने बड़ा जोर लगाया उनको रोकने के लिए, पर सभी ने उसे यह कहते हुए विदा ली कि तुम खुश रहो, तुमने हमारी एक बेटे की तरफ बढ़कर सहायता की है। अब चेतन को भी तुम्हें हमारे साथ पूरा जोर लगाकर वापस बुलाना है। दिनेश ने सहमति जताई और सुरेंद्र अपने बच्चे कुचे परिवार सहित सांचौर गांव और की रवाना होते हैं। चेतन को निरंतर यातनाएं दी जा रही थी। ब्रिजेन दिन में आता था और उसकी खूब पिटाई करता। चेतन का शरीर लगभग जर्जर हो चुका था। मीनल हरीश के साथ वापस घर आ जाती है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है हरीश। आप क्या आपको उन पर पूरा विश्वास है? कहीं वो इंस्पेक्टर सही तो नहीं कह रहा है? नहीं हरीश, ऐसा नहीं है। तुम तो कम से कम ऐसा मत बोलो। वे ऐसे नहीं हैं। मुझे उन पर खुद से ज़्यादा विश्वास है। अगर वो न मिले तो मैं कल ही लखनऊ जाऊंगी उनको खोजने। क्या पता उनको अचानक कोई काम आ गया हो और वो किसी दुविधा में फंस गए हों। वे पहले भी किसी दुविधा में थे। उसने मुझे बताना नहीं चाहिए अपनी परेशानी। ठीक है आपा, मैं भी चल पड़ूंगा आपके साथ। और वे दोनों लखनऊ जाने की तैयारी करने लगते हैं। शीतला मीनल से कहती, बेटा, आजकल के लड़कों को इसी तरह ही होते हैं। मैं तो पहले ही तुझे सावधान कर रहने के लिए कह रही थी। एक बात बता, माँ जैसी होने के नाते पूछ रही हूँ, कहीं उसने तेरे साथ? मीनल सोच में पड़ जाती है। शीतला की बातें इंस्पेक्टर द्वारा चेतन के खिलाफ लगाई गई आग में घी का काम करने लगी। लेकिन मीनल तुरंत ही खुद को संभालते हुए बोली कि ऐसा कुछ नहीं है आंटी, मैं कल ही लखनऊ जा रही हूँ। मीनल ने बिना नजरें मिलाए दबी आवाज में शीतला को जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। चेतन को बहुत यातनाएं दी जा रही थी। एक शैतानी और क्रूर दिमाग के राक्षस द्वारा ले खा खा मुंह खोल उसके चमचे चेतन के मुंह में खाना ठूस देते थे, जिसे चेतन थूक देता था। अरे पागल, खा ले, जिंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा। और तेरी उस, क्या नाम बोलता है तू उसका? हाँ, मीनल, उसको दोबारा मिलने के लिए तुझे जिंदा रहना ही पड़ेगा। हाँ, ये सुनते ही चेतन उसके हाथों से खाना खाने लगता। चेतन की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। वह उनके सामने बार बार रोता गिड़गिड़ाता कि वे उसे जाने दें। उसकी मीनल परेशान हो रही होगी, पर वे उसे बस खिलाते पिलाते और पीटते। ब्रिजेंद्र का मन ही मन नहीं भर रहा था उसे पीटते हुए। कोई आम इंसान होता तो इस जगह तो चेतन की इस दशा को देखकर पिघल ही जाता, पर यह निर्दयी क्रूर इंसान, जितना उसका दर्द बढ़ता था उतना ही आनंद लेता था। उसके लिए और कोई अन्य काम अब महत्वपूर्ण नहीं रह गया था। दिवाकर सुरेंद्र, सृष्टि और स्मृति के साथ लेकर सांचौर गांव आ जाता है।
जब तक सुरेंद्र के पुश्तैनी घर की साफ सफाई नहीं हुई तब तक वे दिवाकर घर के ही ठहरते हैं। मैं तुम्हारा एहसान कैसे अदा करूंगा मित्र, तुमने मेरी मुसीबत के समय सहायता की है। चल पागल, मित्र मानता है और ऐसी बातें करता है, मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। और तुमने क्या कम एहसान किए हैं बचपन से लेकर आज तक हम पर। वे दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं। अब तो बस पुलिस जल्दी से जल्दी चेतन और सुमित को ढूंढ दे बस। उन्होंने आपस में चर्चा की। अगले दिन मीनल हरीश के साथ लखनऊ पहुंचती है और सर्वप्रथम फैक्ट्री की ओर निकलती है, पर वहां देखती है कि फैक्ट्री पर ताला लगा हुआ है, जिसे देखते ही वह और अधिक सहम जाती है। वह आसपास पता करने की कोशिश करती है कि फैक्ट्री पर ताला क्यों है, तो पता चलता है कि 3-4 दिन पहले ही लगा है। यह किसी को भी मालूम नहीं क्यों यहाँ पर जमकर हंगामा हुआ था उस दिन। 3-4 दिन पहले ही तो चेतन भी गायब हुआ है। मीनल मन ही मन सोचती है और अंदर ही अंदर भयभीत हो जाती है। अब वह उपाध्याय निवास की ओर प्रस्थान करती है, पर वहाँ भी उसे कोई और लोग मिलते हैं जिनसे वह उपाध्याय फैमिली के बारे में पूछती है, पर वे लोग उनको यह कहकर भगा दिए कि वे ये घर बेचकर जा चुके हैं। अब हमें नहीं पता वे कहाँ गए हैं। कहीं मर्जी जाएं, हमने बहुत महंगा खरीदा है यह घर, हमने पैसे दिए हैं और उन्होंने घर दिया है, जबरदस्ती नहीं घुसे हैं यहाँ पर। चल भाग छोकरी यहाँ से, आइंदा यहाँ पैर भी मत रखना, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। मीनल बहुत अधिक घबरा जाती है। गर्मी के कारण वह पसीना पसीना हो रही होती हैं और फैक्ट्री व घर बिक जाने की टेंशन से उसे चक्कर आ जाता है और वह चलती चलती सड़क पर लुढ़क जाती है। हरीश उसे संभालता है और उसे पानी पिलाता है। आपा टेंशन न लें, आपा शांति रखो, सब ठीक हो जाएगा। यह भी कोई अल्लाह की ही करामात होगी या फिर आपके प्रेम की कसौटी। ठीक किया न जो यहाँ मैं आ गया आपके साथ मैं, वरना आपको कौन संभालता। चलिए अब आप मेरे घर चलिए, यहीं पास में ही है। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपने 2 दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। मीनल हरीश के साथ उसके लखनऊ वाले घर के लिए चल पड़ती है। उसको नहीं मालूम था कि अंशुमन का कोई पैतृक गांव भी है। उसके पास में ऑफिस के किसी कर्मचारी का नंबर भी नहीं था और न ही एड्रेस। उसे याद आया कि दिनेश उसे जाने के टाइम अपना मोबाइल नंबर दे रहा था, पर उसने लिया नहीं, यह कहकर कि उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं। पर उसे अब अपनी इस बात पर पछतावा हो रहा था कि शायद उसके पास नंबर होता और वह कुछ तो पता कर लेती चेतन और उसके परिवार वालों के बारे में। इधर स्मृति भी जल्द से जल्द नई नौकरी की तलाश में लग गई, क्योंकि वह भली भांति जानती थी कि चेतन के लौटने तक उसके माँ बाप उसकी ही जिम्मेदारी हैं और वह अपनी बहू होने का फर्ज बखूबी अदा करेगी। तो वह जल्दी से जल्दी कोई भी नौकरी पकड़ने को तैयार थी। वह अखबार में दिए गए इश्तिहार, नौकरी की डिमांड आदि पर गौर करती और वहीं पहुंच जाती, ताकि कोई भी छोटी मोटी नौकरी ही हाथ लग जाए और आमदनी हो, क्योंकि उसके पिता इतने जनों का भार नहीं उठा पाएंगे। सुरेंद्र से भी खाली नहीं बैठा जा रहा था। हार कर वह भी एक ग्रामीण रोजगार पकड़ ही लेते हैं। हालांकि मुश्किल था उनके लिए इतनी ऊंचाई कदम एकदम नीचा पकड़ कर काम करना, पर वे खुद को संभालने में लगे थे, क्योंकि वे किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहते थे। ये सब समय पर फेर होता है, कब किसको राजा से रंग बना दे इसका कुछ पता नहीं चलता। इसके साथ ही सुरेंद्र स्मृति के साथ मिलकर चेतन व सुमित को ढूंढने की जहदोजहद में भी लगे थे। सृष्टि को अब भी केवल अपने बेटे सुमित के घर न लौटने का डर खाए जा रहा था। सुमित की याद में उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल था। सुरेंद्र उसके आंसुओं के लिए उसी को ही दोषी मान रहे थे। इधर कियारा की लाइफ बड़े ही मजे से कट रही थी। मनोज को सजा होने वाली थी हत्या के लिए, पर वह बच निकली थी और चल पड़ी थी एक और नए शिकार मतलब मालदार बॉयफ्रेंड की तलाश में। करिश्मा की जिंदगी भी बड़ी ही रंगीन हो चुकी थी। अब वह इस गुप्त साइट का अभिन्न हिस्सा बन गई थी और तो और लोग उसके लिए इस नए फ्लैट पर भी आने लगे थे। घनश्याम जी बेचारे अभी भी हॉस्पिटल में ही थे, तो करिश्मा भी कभी कभार ही जाती थी उनसे मिलने, और कियारा तो न के बराबर। उन्हें पड़े पड़े उन सब के बारे में अब कुछ कुछ समझ में आ रहा था, पर वे अपने शरीर के कारण बेबस थे। मीनल कई दिन तक लखनऊ में ही रहती है हरीश के साथ, और चेतन और उसके परिवार वालों को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, पर नाकाम रहती है। वह एक बार त्रिपाठी निवास में भी जाती है कि शायद उसे वहां से ताऊ जी की झलक मिल जाए और वह बाहर से ही देखकर मन को तसल्ली कर लेगी। वह हिजाब पहनकर जाती है वहां पर, लेकिन वहां पर
भी ताला जड़ा था और त्रिपाठी निवास, जिसे मीनल कभी कभी किसी महल से कम बनाकर नहीं रखती थी, वीरान सा हो गया था। घास फूस व कबाड़ ने उसे घर में डेरा जमा लिया था। यहाँ से भी उसे हताश होकर लौटना पड़ा। किसी को भी उसकी त्रिपाठी फैमिली की प्रेजेंट निवास के स्थान के बारे में पता जानकारी नहीं थी। मीनल को खाली हाथ बिना चेतन की कोई जानकारी मिले बड़े भारी व दुखी मन से वापस वाराणसी लौटना पड़ा। पर वह उसके दिल को एक उम्मीद अभी भी थी कि उसका चेतन उसे वापस मिल ही जाएगा। उसे आखिरी बार की चेतन की प्यारी शक्ल याद आ रही थी। वह जब मुस्कुराकर बोला था, मैं यूं गया और यूं आया। वह रोते रोते वाराणसी पहुंची, पर उसका अडिग विश्वास था कि उसे देवी मैया उसे चेतन से जरूर मिलवाएंगी। वह रोजाना बड़ी पूजा अर्चना करती रहती। 2 महीने बीत गए इसी लय में। 2 महीने तक मीनल लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही, पर चेतन की पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस वाले इसे रोज रोज के चौकी के चक्करों से परेशान हो जाते और वे उसे कई बार धमकाते भी, पर मीनल अपनी हट नहीं छोड़ती। उसे अपने जीवन का सुकून इसी बात में मिलता था। चेतन को अब भी इसी तरह से बांध कर रखा गया था। वह अधमरा हो गया था, पर ब्रिजेंद्र उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। पता नहीं उसकी क्या मनसा थी। इधर एक रोज कियारा जब सुबह उठी तो उसे कुछ भारीपन व बेचैनी सी महसूस हुई और वह उल्टी जैसा कुछ महसूस होने लगा। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। यहाँ आकर उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। हमेशा केवल अपने बारे में सोचने वाली, अपनी आज़ादी के बारे में सोचने वाली कियारा के पैरों तले से जमीन निकल गई और उसका मुंह से निकल गया, वह कैसे? यह तो आप मुझसे अच्छी तरह जानती हैं मैडम, डॉक्टर साहिबा ने हंसते हुए कहा। कियारा के तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। वह सहम जाती है और कुछ याद करने लगती है कि कितने महीने बताए मैडम आपने? 4 के लगभग। वह गुस्से से बड़बड़ाती है, इस सुमित की तो ना, मैं कितनी बार बोला था कि प्रोटेक्शन यूज करो, पर नहीं। रुक जाओ, अभी बताती हूँ उसको। इसकी एवज में कितने पैसे वसूलूंगी ना, पता चल जाएगा उसे। वो सुमित को फ़ोन मिलाती रहती, पर वह बार बार बंद आता रहता। वाराणसी पुलिस स्टेशन का सीन। कांस्टेबल पुलिस अधीक्षक के पास जाता है। सर, जो लड़की सुबह शाम यहाँ चक्कर काटती रहती, लगता है उसकी परेशानी से हमें निजात मिलने वाली है। वह मीनल? हाँ हाँ वही। क्यों, मिल गया चेतन? ऐसा ही कुछ है, ये देखिए। वह कांस्टेबल उसे कुछ दिखाता है। ठीक है, बुलवा तो उस लड़की को थाने। मीनल ने जॉब के लिए कई जगह आवेदन भर रखे थे। वह वाराणसी आने के बाद बहुत से एग्ज़ाम भी दिए हुए थे। आज एक जगह से उसके लिए ज्वाइनिंग लेटर आता है, जिसके लिए हरीश भागता भागता मीनल के पास आ जाता है। उसे खुश देखकर मीनल बोलती है, क्या हुआ हरीश, चेतन का पता चल गया क्या? आपा, आप हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचते हो। यह देखो, यह क्या है? यह तो मुझे नौकरी जैसी लगने वाला पत्र दिख रहा है। ऐसा ही एक पत्र मेरे भाईजान का भी आया था। मीनल उस कागज को देखती है, पर मुझे इसकी अब ज़रूरत नहीं है। ये दूर किसी दूसरी जगह का है। मैं वाराणसी छोड़कर कहीं नहीं जा रही जब तक चेतन नहीं मिल जाता। आपा, किस्मत बार बार दस्तक नहीं देती। आपने कितनी मेहनत की थी इस नौकरी के लिए। हाँ पता है, पर चेतन के बिना इसका मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं। तभी मीनल के पास पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है। क्या? क्या? मीनल खुश होते हुए, ठीक है, मैं अभी के अभी पहुंचती हूँ। मैंने कहा था ना हरीश कि चेतन मिल जाएगा। क्या वे मिल गए? हाँ, चलो पुलिस स्टेशन। वहीं से ही फ़ोन आया था इस सिलसिले में। अरे, यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। लाख लाख शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, जल्दी निकलिए। वे दोनों पुलिस स्टेशन की ओर रवाना होते हैं और स्मृति को एक निजी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई थी। स्मृति व उसके घर वालों के जोर के कारण लखनऊ पुलिस भी चेतन को ढूंढने के लिए निरंतर प्रयासरत थी, पर शहर से सुरेंद्र का रौब खत्म हो जाने के कारण थोड़ा ढील दे रही थी। मीनल पुलिस स्टेशन पहुंचती है। कहाँ है चेतन? पहुंचते ही बोलने लगी। मीनल की उत्सुकता का कोई ठिकाना नहीं था। यहाँ के सभी कर्मचारी उसे पहचानने लगे थे। लो, फिर आ गई। वे बुदबुदाने लगे। कांस्टेबल इंस्पेक्टर आवाज़ लगाता है, ए, लेकर आना तो वो सामान जो मैंने तुमको रखने के लिए बोला था। कांस्टेबल जल्दी से एक बड़ा सा पॉलीथीन लेकर आया। मीनल और हरीश चौंके।
यह क्या है सर? चेतन कहाँ है? देखिए, विक्टिम की जो डिटेल्स हम आपने हमें दी थी, उसके हिसाब से हमने उसका सारा ब्यौरा और फोटो आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों में सर्कुलेट कर दी थी। आज दूसरे एरिया का एक पुलिस स्टेशन से मैचिंग की रिपोर्ट आई तो उन्होंने यह सामान भेजा प्रूव करने के लिए कि आप लोग इस सामान को पहचानिए। हाँ, पर सामान क्यों? चेतन का इससे क्या ताल्लुक? आप एक बार इन कपड़ों और सामान को देखिए प्लीज़। मीनल ने वह लिफाफा खोलकर देखा। उसमें से सफ़ेद शर्ट, नीली जींस और घड़ी चप्पल सब कुछ चेतन का था। कपड़ों का सूखे हुए खून के धब्बे थे। मीनल चीखी, हाँ हाँ, ये सब कुछ चेतन का है। कहाँ है वो? कहाँ है वो? मीनल बदहवास हुए जा रही थी। आप प्लीज़ शांति रखिए, बताते हैं। आप पानी पीजिए। मीनल को पानी दिया जाता है। थोड़ा सामान्य स्थिति होने के बाद इंस्पेक्टर को दोबारा बोला, देखिए मैडम, 2 महीने पहले उस पुलिस चौकी वालों ने रेलवे ट्रैक से एक लाश मिली थी। लावारिस थी। सही से शिनाख्त न हो पाने के कारण वे ज़्यादा दिन रख नहीं सके। उन्होंने बॉडी को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, पर यह प्रूफ के तौर पर सारा सामान रख लिया। लाश मिलने की डेट भी सेम थी, वह ही जिस दिन चेतन गायब हुआ था। मीनल की आंखों के आगे तो जैसे अंधेरा ही छा गया। वह जोर जोर से चीखने लगी, नहीं सर, आप यह क्या कह रहे हैं? वह चेतन नहीं हो सकता। चेतन जिंदा है, अभी मेरा मन कह रहा है। तो अभी तो आपने पहचान की उसके सामान की? कैसे, किसने, कब, क्यों किया? वह सब बताइए मुझे। देखिए रिलैक्स मैडम, वे इस बात की तलाश में हैं अभी। बाकी आप उनका पूरा ब्यौरा हमको दीजिए कि वे कहाँ से थे, उनके संबंधी वगैरह, ताकि हम सभी सही से जांच पड़ताल करके अच्छी कार्यवाही बिठा सकें। मीनल सुन पड़ गई। मीनल आपा, हरीश उसे झकझोरते हुए कुर्सी से नीचे लुढ़क जाती है, जिसके कारण पुलिस वाले तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। जब मीनल की आंखें खुलती हैं, वह खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाती है। उसको पुनः चेतन की याद आ जाती है। वह चौंक कर खड़ी हो जाती है और जोर से चीख कर चेतन चेतन चिल्लाने लगती है। नर्स अंदर दौड़ी आती है और कहती है, मैडम शांत हो जाइए प्लीज़। नहीं, मुझे नहीं जीना है, मेरे जीवन का अब कोई मतलब नहीं। मीनल जोर जोर से रोने लगती है। देखिए, इस हालत में आपका इस तरह से व्यवहार ठीक नहीं है, बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। मीनल थोड़ी चुप हो गई। मतलब आप प्रेग्नेंट हैं। अनुमानित 5 हफ्तों से अधिक का गर्भ है आपका। आगे की कहानी अगले भाग में।